हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को अपना नया लेक्चर सीरीज़ का मान्यता का सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, सरकार की मान्यता बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इट्स रिकॉग्नाइजेशन अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। क्या रिकॉग्निशन स्टेट की ड्यूटी है? क्या स्टेट का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राष्ट्र को मान्यता दे? स्टेट यहाँ से मतलब इंटरनेशनल लॉ में वो राज्य या राष्ट्र जो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड हैं। इस पे बहुत विवाद हुआ। कुछ विचारकों ने माना कि इंटरनेशनल लॉ में ये राज्य का ड्यूटी है कि वो दूसरे राष्ट्र को मान्यता दे। कुछ लोगों ने माना कि नहीं, ये राज्य की ड्यूटी नहीं है। इस पे लॉटर पैच का मत था, यदि एक बार राजतत्व के सभी आवश्यक तत्वों को धारण कर लेता है तो नए राज्य को मान्यता प्रदान करना अन्य सभी राज्यों का कर्तव्य है। लेकिन अगर हम इस लॉटर पैट की इस बात को सही भी मान लें तो जो मान्यता प्राप्त करने जा रहा है वो राज्य अपना अधिकार समझेगा दूसरे राज्य से मान्यता प्राप्त करना। जैसे कि तालिबान को एक अफ़गानिस्तान का बसा बसाया राज्य पे कब्जा कर लिया। अब वो उसका तो ये अधिकार हो गया कि वो जाके इंटरनेशनल लॉ में अमेरिका, इंडिया सबसे बोलेगा कि मुझे मान्यता दो। तो ये मान्यता देना या न देना ये राज्य का कोई लीगल कर्तव्य नहीं है। ये प्रत्येक राज्य की डिक्शनरी पावर है, विवेकीय अधिकार है कि वो उसको मान्यता दे, अदरवाइज न दे। यदि उनमें राजतत्व के सारे गुण हैं, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बेस्ट राज्य है, तो उसको मान्यता दिया जा सकता है। और मान्यता वापस करना ये भी एक बात है। मान्यता वापस करना ये भी है, लेकिन मान्यता वापसी का तात्पर्य केवल राजनीतिक वापसी होती है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व तो कोई बार बार ले और दे नहीं सकता है। अगर वो राष्ट्र बन गया है, उसके पास राष्ट्रत्व के सारे तत्व हैं, तो उसको एक राष्ट्र स्थापित हो गया है, तो मान्यता देने या न देने से उसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वो उन परिस्थितियों को भंग करता है तो अपनी मान्यता उससे राजनीतिक शक्ति, मान्यता का मतलब है जब मान्यता मिल जाएगा तो दूसरे पे वाद ला देगा, उसको इम्यूनिटी का पावर मिल जाएगा, उसको इंटरनेशनल लॉ में अपनी बात रखने का ये सब छीन लिया जाएगा, उसको आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी, तो उससे उसका नुकसान होगा। तो मान्यता देना या ना देना है विवेकीय शक्ति है प्रत्येक राष्ट्र की। अब हम आते हैं इसके साथ स्टेट की मान्यता। स्टेट की मान्यता को अगर हम पढ़ाएं आपको, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, राज्य को अस्तित्व में आने के बाद अन्य राज्यों के संबंध में इसकी बाध्यता आंतरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्रभावित नहीं होती है। मतलब अगर एक बार राज्य बन गया तो आंतरिक डिस्प्यूट, जैसे हमारा भारत है तो भारत एक राष्ट्र है, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट कल भाजपा, कल कांग्रेस, कल आप आ जाए तो इससे हमारे स्टेटस, मान्यता, राष्ट्र का जो एक मान्यता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राज्य की मान्यता सरकार की मान्यता से पूर्णतः भिन्न है। सरकार की मान्यता एक घरेलू मामला है प्रत्येक राज्य का, और राज्य की मान्यता एक स्टेट लेवल का मामला है। इसमें आपको कुछ जानना नहीं, बस इतनी जानिए कि राज्य की मामला से उसके मामला पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं स्टेट की मान्यता से, राज्य की मान्यता से। ये सिद्धांत भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो हम आपको इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे। इसमें सबसे पहली बात, एक बात और भी है मान्यता को लेके कि मान्यता का भूतलक्षी प्रभाव, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। मान्यता का प्रभाव भूतलक्षी होता है, अर्थात विधि मान्यता प्राप्त कर लेने से मान्यता करने वाले राज्य के पहले के कार्य भी वैध हो जाते हैं।
परंतु यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि विल के किसी तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि यह मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य के सविवेक और नीति पर आधारित है। ये नहीं कि तालिबान को मानता है तो तालिबान के सारे आतंकवादी हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें राष्ट्र तत्व होना चाहिए। मान्यता के भूतलक्षी प्रभाव पे सबसे इम्पॉर्टेंट वाद ये एग्जामिनेशन में पूछता है, सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड बनाम सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड बनाम सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 1953 AC का वाद्य है, जिसमें मान्यता के भूतलक्षी प्रभाव को महत्वपूर्ण माना गया था। अब मान्यता के सिद्धांत, सरकार की मान्यता संबंधी, इसके सिद्धांत में एस्टा सिद्धांत है, एस्ट्रेडा सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्सिको के विदेश मंत्री श्री एस्टा ने किया था, एस्ट्रेडा ने किया था। इस सिद्धांत को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि राजनयिक संबंध स्थापित करने के मामले में मैक्सिको सरकार अपने को स्वतंत्र समझती है और परिस्थितियों के अनुसार वो प्रत्येक निर्णय ले सकती है। फिर हेलिस्टीन का सिद्धांत, ये जर्मनी का है। जर्मनी पहले दो भागों में थी, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। तो राजनीतिक संबंध नहीं रखना चाहते थे दोनों आपस में। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य दोनों बन गए तो ये इन लोगों के लिए अप्रासंगिक हो गया कि हम संबंध रखना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल सदस्य जब बन गए तो ये हेलिस्टीन का सिद्धांत यहाँ पे आया। उसके बाद स्टीमसन का सिद्धांत है, ये अमेरिका के विदेश मंत्री थे स्टीमसन, इनका सिद्धांत था। इनके अनुसार यदि कोई राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करके किसी राज्य को मान्यता प्रदान करता है तो ऐसी मान्यता अवैध होगी। जैसे कि अभी तालिबान में अगर चाइना देता है तो माना जाएगा कि ये मान्यता अवैध है। स्टीमेसन के सिद्धांत को मंचूरिया पर 1961 जापान के लिए माना गया। फिर टोबोर का सिद्धांत आया था। इनके सिद्धांत का ये तात्पर्य था कि अगर कोई राष्ट्र क्रांति करके राष्ट्र की पदवी पाता है तो उसे मान्यता नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार ये आपके दोनों मान्यता हमने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए एक बार फिर से बता दें, एस्ट्रेडा का सिद्धांत, श्री एस्ट्रेडा मैक्सिको के विदेश मंत्री। स्टीमेसन का सिद्धांत, स्टीमेसन अमेरिका के गृह मंत्री। हेलिस्टीन का सिद्धांत, हेलिस्टीन महोदय। टोबर का सिद्धांत, फेबर महोदय इक्वेडोरिया के विदेश मंत्री। और अमान्यता का सिद्धांत एस्ट्रेडा मैक्सिमम के विदेश मंत्री। ये रहा आपका चैप्टर। कल के चैप्टर में आपको हम बताएंगे नेशनलिटी क्या होती है, रिफ्यूजी क्या होती है, ये सब बताएंगे। इंटरनेशनल का टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं एज अ नेट, एज अ JRF, एज अ PCSG और PhD रिसर्च के लिए। तो फिर हम अपने लेक्चर को अब समाप्त करते हैं। कल आपको छोटे छोटे पार्ट में हम अपने लेक्चर को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। हमारे पढ़ाने में कोई कमियां हो तो प्लीज़ इसको मेंशन करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।